नमस्कार, जय हिंद। और रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हैं पीएनए यानी परफेक्ट न्यूज़ एनालिसिस के लिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कि राष्ट्रपति हमारे देश के जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसमें खेल क्या हो जाता है, राजनीतिक पार्टियां खेल क्या करती है कि सारे लोग यानी जो चाहे वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही एनालिसिस आप देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति बन कौन सकता है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद है और ये आपके संविधान के अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि राष्ट्रपति जो भारत का नागरिक हो, यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो वही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इसमें यह नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति बाई बर्थ नागरिक होना चाहिए। नागरिकता यहाँ का कोई ले सकता है दूसरे देश से भी आकर के, यानी नागरिकता की जो प्रोसेस है, नागरिकता के लिए जैसे अप्लाई की जाती है, यदि दूसरे देश से भी आकर के ले लिए नागरिकता तो यदि नागरिक हो गया तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका में दिया गया है कि जो अमेरिका का यानी यूएसए का बाई बर्थ नागरिक हो, तो ये दोनों में अंतर है। जन्म से नागरिक होना और नागरिक होना, दोनों में अंतर है। इस चीज को आप भली भांति समझ रहे होंगे। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम नहीं रहना चाहिए, 35 वर्ष से प्लस रहना चाहिए, वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए यानी लोकसभा यानी सांसद का चुनाव लड़ने के लिए ये उनकी योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और लास्ट इसमें है कि किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है ये सबसे पहले समझना हम लोगों को जरूरी है। तो लाभ का पद होता है यदि आप किसी गवर्नमेंट के नीचे वर्क कर रहे हैं, किसी सरकारी जॉब में हैं, वो लाभ का पद है। लेकिन आप यदि नेता हैं, यदि आप मंत्री हैं तो कोई लाभ का पद नहीं है। यदि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कुछ भी हैं, मंत्री हैं, तो आप लाभ के पद पर नहीं हैं। और यदि कोई भी पद पर हैं, यदि आप लाभ के पद पर हैं या मंत्री विधायक भी हैं, तो राष्ट्रपति बनने तक जिस दिन आप शपथ ले रहे हैं, जिस दिन ओथ ले रहे हैं, उस दिन तक उस पद को आपको छोड़ देना होगा। यानी जो राष्ट्रपति बनेंगे वो उस पद को छोड़ देंगे तभी राष्ट्रपति बन सकेंगे। किसी सरकार के अंडर में नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च पद है। इसीलिए दूसरा आप किसी सरकार के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से आप ऊपर हैं। सबसे संवैधानिक पद यानी भारत के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। इसी वजह से किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, दूसरा लाभ नहीं ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनको वोट कौन देते हैं, और ये दिया गया है आपके संविधान के आर्टिकल 54 में दिया गया है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी जो राज्यसभा है और लोकसभा है, पूरे देश के वहां पर सांसद रहते हैं और दोनों सदनों के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, वही वोट करते हैं। और इसमें बात आती है कि 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं। तो जिन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत किए रहेंगे वो लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। जिन 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत किए रहेंगे वो लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित सदस्य यहां दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है और डायरेक्ट नहीं होता है, यानी बाई पीपल, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। जनता के द्वारा जो हम लोग प्रतिनिधि चुन करके भेजे रहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, या विधायक चुने रहते हैं, वही लोग उनको वोट करते हैं। ये तो आगे हम लोग समझेंगे। दूसरी चीज है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी आपके भारत में जितने विधायक हैं वो सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, वही मतदान कर देते हैं। अब राज्य यहां पर लिखा गया है तो राज्यों में दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों राज्य की कैटेगरी में आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश नहीं। लेकिन दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ के भी विधायक राज्यों के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वहाँ के भी विधायक उनको वोट करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं
इनका निर्वाचन का रीति क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू बहुत अहम होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के कुल विधायक से 1000 से गुणा करने पर, राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के कुल विधायक और उसे 1000 के गुणिज में जो यहां पर आएगा वही एक विधायक की वोट की वैल्यू होती है। अब आपको मैं बता दूं, और यहां पर जनगणना जो है 1971 वाली ली जाती है। क्यों ली जाती है, इसके पीछे एक लॉजिक है। भारत में और ये जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव अभी होने वाला है वो 16वें राष्ट्रपति बनेंगे। कौन सा राष्ट्रपति बनेंगे, 16वें राष्ट्रपति बनेंगे। 1952 में पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। अब कहिएगा कि 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ था, तो 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव क्यों हुआ था पहली बार। अब मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में जब हुआ था, उससे पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद होता है। इसी वजह से 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे संविधान से देश नहीं चल रहा था। लेकिन 1950 में जैसे ही संविधान लागू हो गया तो उसमें जो चीजें थी तो राष्ट्रपति का पद उसमें था। इसी वजह से 1952 में पहली बार चुनाव कराया गया और ये जो है 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जो कि जुलाई में होने वाला है। अब आपको 1971 की जनगणना की बात मैं बता देता हूं। 1971 की जनगणना क्यों ली जाती है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर भारत में अगर दक्षिण भारत की अपेक्षा देखा जाए तो लिटरेसी रेट जो है कम है, अभी भी कम है। अभी भी आप आकलन कीजिएगा तो लिटरेसी रेट जो है कम है, तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या बहुत ऊपर जा रही थी और दक्षिण भारत की जनसंख्या जो है नीचे कम थी। मतलब बढ़ तो रही थी लेकिन उतना नहीं बढ़ रही थी जितना उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि वोट की वैल्यू होती है, तो जिसकी जनसंख्या जितनी रहेगी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा वोट है। एक विधायक के वोट का वैल्यू है उत्तर प्रदेश में 208 और सिक्किम का सबसे कम है, एक विधायक की वोट की वैल्यू है केवल 7। अब आप समझ सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, एक विधायक का ही वोट का वैल्यू इतना हो गया और वोट की वैल्यू से ही राष्ट्रपति का निर्णय होता है, क्योंकि अभी फिलहाल में 10,98,000 लगभग वोट की वैल्यू है, टोटल वोट की वैल्यू पूरे सांसद और पूरे विधायकों की। तो एक विधायक का ही वोट की वैल्यू 208 हो गया, जबकि पूरे सिक्किम में एक विधायक का साथ ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश निर्णायक हो जाता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का आज भी निर्णायक है कि उत्तर प्रदेश जो चाहे सेंट्रल का भी गवर्नमेंट बनाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में भी अहम भूमिका होती है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से उत्तर भारत की बढ़ रही थी और दक्षिण भारत की उतना तेजी से नहीं बढ़ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया कि ऐसे अगर रहा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाई समस्या होगी, क्योंकि हम लोगों की वोट की वैल्यू कम होगी, तो उत्तर भारत वाले जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इसी वजह से 1971 की जनगणना ली जाती है, वो एक अस्थाई जनगणना मानी जाती है और उसी जनगणना से आज भी होती है। और कब तक रहेगी भाई, 2026 तक। 2026 तक उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश की नहीं सॉरी पूरे देश की जनगणना जो है 2026 में होगी। उसके बाद से ये चेंज हो जाएगा, उस समय अब 2026 वाली ली जाएगी। इतना चीज तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि मान लीजिए ए, बी और सी 3 पार्टियां हैं। पार्टी तो बहुत सारे भारत में है, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ दूसरे टाइप का हो रहा है। क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। पूरे पार्टियां मिल करके, यशवंत सिन्हा नाम है उनका, जो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए है, और द्रौपदी मुर्मू आपके बीजेपी यानी एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार हैं। अब जो विपक्ष वाले हैं सारे लोग मिल करके एक ही लोगों को किए, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये तो फिक्स ही हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जीत जाएंगी। लेकिन फिर भी उन लोगों का मत क्या है। अब देखिए, यहाँ पर एकल संक्रमण ये होता है कि एक विधायक एक ही वोट करेंगे। इसमें मान लीजिए कि ए एक पार्टी है, 3 कैंडिडेट आए हैं मान लीजिए कि, और इनको मिल गया 40% वोट, इनको मिल गया 35% वोट, 40 और 30 70 5 इसको मिल गया 25% वोट।
अब यहां पर देखिए, ये जो है 40% आम जो वोट होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि किसी में विधायक के लिए या सांसद के लिए या मुखिया के चुनाव के लिए जिनका वोट प्रतिशत सबसे अधिक रहेगा उनको क्या किया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाता है कि हाँ इनका वोट सबसे अधिक है, ये विजेता हो गए। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में हमेशा आपको 50% +1 यानी 50% +1 वोट की जरूरत है। 50% से अधिक जब वोट होगी, जब आपको मत मिलेगा तो ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखिए यहां पर 40% है तो राष्ट्रपति कोई नहीं बना है। लेकिन जिनका वोट सबसे कम है इनको गायब कर दिया जाएगा। जितने परसेंटेज में इनको है, इनका परसेंटेज वाला वोट इनमें और इनमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि इनको इसमें से 40% मिल गया, इनको 35% मिल गया, 100% पर अगर निकाला जाएगा तो मान लीजिए इनका हो गया 52% है, इनका जितना भी रहे तो इनको अब आउट कर दिया जाएगा, ये जीत जाएंगे। आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया, वोट की वैल्यू से नहीं जीता जाता। यहां पर वोट की वैल्यू से नहीं जीता जाता है चुनाव, यानी सॉरी वोट की वैल्यू से जीता जाता है। तो वोट से नहीं, वोट की वैल्यू से जीता जाता है चुनाव। इसका मतलब क्या है कि वोट से नहीं कि सबसे ज्यादा हमारा वोट आया तो हम राष्ट्रपति बन गए, नहीं, वोट की वैल्यू होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि अभी 10,98,000 टोटल है। तो लगभग जम्मू कश्मीर का तो अभी रद्द है, वहां के जो विधायक हैं वहां तो अभी चुनाव ही नहीं हुआ है, तो वहां का रद्द है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश में आ गए हैं, तो वहां का रद्द है। तो भी अभी लगभग एक राष्ट्रपति के लिए 4,46,230 के लगभग वोट की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। अब इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहां पर गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। और कोई भी पार्टी का जो विरोध में भी, अगर मान लीजिए कि कोई सपा से है, कोई बीएसपी से है, कोई आरजेडी से है, तो वो अगर चाहे तो पार्टी के विपक्ष में भी वोट कर सकता है। लेकिन हालांकि करते नहीं, अपने पार्टी के समर्थन में ही करते हैं लोग। लेकिन यह अगर पार्टी के विपक्ष में भी वोट कर देंगे तो पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि उनकी पार्टी जो है उन पर कार्रवाई कर सके। यही होता है राष्ट्रपति चुनाव में, वो चाहे जिसको वोट दे दे, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। लेकिन इसमें यह होता है कि पार्टी के साथ ही मिलकर के चुनाव के लिए मतदान करते हैं लोग। अब अगली देख लेते हैं। देखिए 5,46,220 वोट की जरूरत पड़ेगी इस बार राष्ट्रपति चुनाव में। और एनडीए के पास यानी बीजेपी और समर्थन दलों के पास लगभग 48% वोट है अभी फिलहाल में। अब आपको बता देते हैं कि कैसे जीतेंगे चुनाव। और दूसरा चीज एक और देख लेते हैं, इसमें खेल क्या हो जाता है। सब लोग नहीं लड़ सकते। आप भारत के नागरिक हैं, 35% आयु आपकी है, सांसद के लिए आप योग्यता है, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक पकड़ होनी चाहिए, किसी न किसी पार्टी से आप जुड़े होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकार सेंट्रल में रहती है, मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि उन्हीं का राष्ट्रपति बनते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। और देखिए क्यों नहीं सब लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक आम व्यक्ति जो है कहेगा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रपति के, जैसे विधायक के लिए लड़ जाते हैं, मुखिया के लिए लड़ जाते हैं। लेकिन सब लोग नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? नहीं तो बहुत सारे लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ने लगेंगे। ऐसा नहीं रहता है। कम से कम 50 प्रस्तावक विधायक होने चाहिए और 50 जो है समर्थक विधायक होने चाहिए लगभग, यानी 100 विधायक आपके पक्ष में होने चाहिए कि हाँ इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। 100 विधायक कम से कम जरूरत पड़ेगी पहले ही। तो 100 विधायक कैसे होंगे? जब तक आप किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जुड़े रहेंगे तब तक आपको एक के पास 100 विधायक तो होंगे ही नहीं। अब दूसरी चीज देख लेते हैं, यहाँ द्रौपदी मुर्मू कैसे जीत जाएंगी चुनाव। ये फिक्स है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो चुनाव जीत जाएंगी। क्यों जीत जाएंगी? क्योंकि यशवंत सिन्हा जो है वो पहले बीजेपी में ही थे और बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ दी है। कुछ दिन नहीं पर कुछ वर्ष हो ही गया। अब वो चले गए हैं तृणमूल कांग्रेस में। तो उनके छोड़ने के बाद विपक्ष दल के जो हैं सभी लोग मिल करके उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिए हैं। लेकिन उनका इस समय ट्वीट एक वायरल हो रहा है कि वो ट्वीट पर बहुत सारे गालियां दे रहे हैं। हालांकि ट्वीट आजकल का नहीं है,
ट्वीट पहले का है, लेकिन वो ट्वीट वायरल हो रहे हैं, किसी किसी को गाली दे रहे हैं। अब हम कैमरा के सामने गाली नहीं दे सकते हैं, वो गाली दे रहे हैं। दूसरी चीज़, बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा, बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। झारखंड में भी एनडीए गठबंधन का पार्टी का कोई सरकार नहीं है और उड़ीसा में भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हैं ये उड़ीसा से आती हैं और ये आदिवासी परिवार से हैं। तो आदिवासी का जनसंख्या झारखंड में भी है और उड़ीसा में भी है, जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट यानी उड़ीसा की गवर्नमेंट और झारखंड की गवर्नमेंट दोनों जो है बोल रहे हैं कि उड़ीसा के बेटी के लिए हमारा समर्थन रहेगा। अब सोचिए 48% ऑलरेडी पार्टी के पास है और उड़ीसा और झारखंड के मैक्सिमम लोग समर्थन कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी दूसरी चीज़ देख लीजिए, महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है। महाराष्ट्र में घमासान चल रहा है तो जो शिवसैनिक हैं, जो शिवसेना के विधायक हैं, लगभग 37 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, तो वो इनडायरेक्टली रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में किसके साथ रहेंगे? एनडीए के साथ रहेंगे। तो ऐसे ही एक तो चुनावी प्रक्रिया निभाई जाएगी 18 तारीख को जो होगी, यशवंत सिन्हा हार जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के भविष्य के क्या हो जाएंगी? राष्ट्रपति हो जाएंगी। तो पीएनए में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन ठीक 8 बजे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।